हाय बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, कुछ नए चैप्टर्स की। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, 2, 3, इसके अलावा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डबल नेचर का आपको ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बट फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको बाकी टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे ताकि आपके 70 में से 70 मार्क्स आए। ये उन बच्चों के लिए खासकर है और आपको लिए भी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्ड में एक एक करके करना है, आपको रिवाइज करना है ताकि आप इनको अच्छे से आंसर लिख पाओ। क्योंकि ये लगभग आपके 80 से 90% जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इन्हीं चैप्टर से आते हैं। आइदर आपका थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन पार्ट हो, ये इन्हीं टॉपिक से ही आते हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपको दिखते हैं वो कवर करने की कोशिश करोगे। और खासकर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं बैठे होते हैं, ज्यादातर आपको पता है कि आपकी क्लास में लगभग 40 में से 30 आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई पूरे साल नहीं करते। तो उनके लिए भी है कि आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो लगभग आप एग्जाम बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास आज हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 आपका एटम, न्यूक्लियाई और आपका सेमीकंडक्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते बेटा एटम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। देखो पहला क्वेश्चन की बात करें बेटा है वो एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड लिमिटेशन। बताना क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल है क्या, उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है रदरफोर्ड मॉडल की, और उसकी लिमिटेशन जो मैक्सवेल ने बताई थी। अब ध्यान रखना जो भी स्टेटमेंट्स और आपके रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं आपके चैप्टर के अंदर, आप कोशिश करोगे एज इट इज एग्जाम में लिखने की। स्टेटमेंट्स को और रूल्स को अपने वर्ड्स में कम से कम कोशिश करो लिखने की। अगर याद नहीं तो अब इस बात लिख सकते हो, बट कोशिश करो जो स्टेटमेंट और रूल है उसको एज इट इज एग्जाम में लिख कर आओ। क्योंकि उसमें पूरा कॉन्साइज प्रिसाइज हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। उसको हम अगर आगे पीछे करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, वो लॉजिक बनता नहीं। इसीलिए कोशिश करो स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से चेंज ना करो, एज इट इज लिख कर आओ एग्जाम में। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है बोर मॉडल। और बोला क्या बोर मॉडल का आपके पास फाइंड करना है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आपको पता था, आपने बोर मॉडल में क्या पढ़ा था। बोर के अंदर आपके पास उसका रेडियस, एनर्जी है ना, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसकी डेरिवेशन आती रहती है। तो बेटा एक रेडियस वाला फॉर्मूला हो गया, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। बेटा सेम देखो अगला क्या है, स्टेट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोला ना, एक आपका क्या हो गया, एनर्जी की बात हो गई, एक रेडियस की बात हो गई। दोनों की डेरिवेशन आपकी एग्जाम में आ सकती है। और सिर्फ इक्वेशन नहीं आती, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हाइड्रोजन का चौथा ऑर्बिट है तो एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, या हीलियम का इतना ऑर्बिट है तो एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी। तो फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। बट अगला क्या है, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो आपको पता ही बेटा, लाइमन, बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, विफर्न, ये 5 जो आपके सीरीज हैं, इनका n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना उसमें इसको घुसाया जाता है और पूछा जाता है आपसे। तो ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि वो सीरीज कौन सी है, n1 कितना है, n2 कितना है, और साथ में वो किस रेंज में बिलोंग करती है, जैसे अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रा है, या फिर विजिबल में आती है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। बेटा बेसिकली बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो हमें पढ़ा हुआ है एनर्जी या तो जा सकती है या फिर आएगी। अब ये जो आने जाने का कार्यक्रम होता है वो होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या निकालना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वेवलेंथ निकालनी पड़ती है। तो इक्वेशन याद रखनी और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आराम से कर लोगे, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉरी, ओके बेटा देखो नेक्स्ट चैप्टर में क्या पूछा गया, चैप्टर नंबर 13 में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली आपके। बेटा देखो पहला है डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। आपको पता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मास डिफेक्ट। सिलेबस कटने के बाद ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मास डिफेक्ट। और न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो आपको डेल्टा एम का डेफिनेशन,
और क्या होता है समझाना पड़ेगा, और साथ में उसका रिलेशन लिख देना है, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो या जो भी बोलना बोल सकते हो, ठीक है। तो अगला क्या है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो क्या करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को साथ में रखती है, वो डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से, और उसके 4 या 5 प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई है उसको लिख देना है, ठीक है, यही तो करना है, तो ये इजिली कर लोगे आप। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन विद देयर एप्लीकेशन इन एनर्जी एंड प्रोडक्शन। बताना क्या है, व्हाट इज फिजन, व्हाट इज फ्यूजन, और उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देना है, इधर आपका फिजन हो या फिर फ्यूजन हो। फ्यूजन एग्जांपल सन हो गया, और फ्यूजन एग्जांपल क्या होगा आपके पास, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या एटॉमिक बॉम्ब्स बोल सकते हो जो हम इंसान यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, और कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं, और एक बेटा इसमें कर्व आता है, तो कर्व को भी अच्छे से पढ़ लोगे, न्यूक्लियर एनर्जी सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व। बेटा देखिए अगला, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिवाइसेस जो भी है। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो पहला बड़ा डेफिनेशन यही होगा, चैप्टर स्टार्ट यहीं से होता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक। दोनों के बीच में 3 डिफरेंस याद कर लो, ज्यादा याद नहीं ना, 3। दोनों की डेफिनेशन, ओके, दोनों की पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उनका थोड़ा सा अच्छी कंडक्टिविटी, बुरी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस ज्यादा कम, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज, और एक एग्जांपल लिखना चाहते हो एग्जांपल लिख देना, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। बेसिकली बेटा आपको यहाँ पे क्या बनाना है, इसके अंदर बनता है बेटा ग्राफ, ठीक है बेटा। एक तो डायग्राम बना दोगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, डायोड लगा के बैटरी लगा के दिखा दोगे आपका, फिर आपका क्या आएगा रिवर्स बायस का, डायोड बनाओगे बैटरी लगा के दिखा दोगे, और फिर दोनों के ग्राफ बना दोगे। ग्राफ एक में बना के दिखा सकते हो, और थोड़ा बहुत वर्किंग अपने वर्ड्स में लिखना था तो लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको डायग्राम, ग्राफ, दैट इज दो इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये आप लिख देते हो तो मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर लिखना हो तो आप वर्किंग लिख सकते हो, बट मेन आपके 2 पार्ट्स ये रहेंगे इसका आंसर के अंदर। फिर अगला क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। करना क्या आपके पास, ड्रॉ करना है हाफ वेव रेक्टिफायर। पढ़ाई आपने कि बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन यही है, रेक्टिफायर्स एक हाफ वेव वाला है, एक फुल वेव वाला है, तो उसका डायग्राम बना देना, और उसका इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बना दोगे, बस खत्म। बड़ा सेम आपका कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर, उनको कुछ अलग लिख दिया, मिसप्रिंट बड़ा यहाँ पे हो गया, डिराइव कुछ नहीं, बड़ा सेम होगी, ड्रॉ होगा, बड़ा सेम क्वेश्चन है, बट किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है। व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, सब कुछ सेम, सर्किट डायग्राम दिखा दोगे, उसका इनपुट ग्राफ, उसका आउटपुट ग्राफ, और थोड़ा बहुत वर्किंग बता दोगे कि इसमें ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट हमें मिलता है, रिवर्स में करंट हमें नहीं मिलता, बस यही बताना है और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेटा ये जो 3 चैप्टर है ना आपके, इधर आपका एटम की बात करें, न्यूक्लियाई और डबल आपका सॉरी सेमीकंडक्टर और डबल नेचर ही मान सकते हो, पीछे वाला चैप्टर जो पढ़ा था हमने, ये आपके हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जहां पे पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। ये 3 चैप्टर की बात करें आपके पास, 3 या 4 चैप्टर डबल नेचर से लेकर यहाँ तक ये टोटल आपके पास डबल नेचर एटम न्यूक्लियाई 12 नंबर का है, और बेटा ये वाला चैप्टर 7 नंबर का है, टोटल 19 नंबर के चैप्टर्स ये हैं। तो 70 में से 20 मार्क्स इनसे आने वाले हैं, और ये बहुत सिंपल चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको 1 दिन 2 दिन भी अभी भी अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो परफेक्टली 19 में से 19 ला सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वो चैप्टर्स है जहां पे स्कोरिंग आनी ही आनी चाहिए, इसमें तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए आपके। डिफिकल्ट चैप्टर्स है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा, आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफिकल्ट है, उनमें आप अफोर्ड कर सकते हो मार्क्स लूज करना एक आध, बट इन चैप्टर्स में ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बनते ही नहीं है क्वेश्चन जिसमें मार्क्स कटने चाहिए, क्लियर है। तो इन क्वेश्चन पूरा रिवाइज करो, लगभग पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया चैप्टर्स ने, अच्छे से रिवाइज करो और करते चले जाओ। बड़ा कुछ आपके पास वैसे एग्जाम टिप्स तो पहले ही बताया था, फिर से दोबारा जिन बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए, बड़ा सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, इसलिए बेटा मैं इन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ कि ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इनको कवर अप कर लो, इनके आंसर्स लिख लो, वो सारा कर लो। तो पहले सिलेबस समझने का मतलब यही है कि आप मेन क्वेश्चन चैप्टर से ये बन सकते हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेटा दूसरा, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स। बड़ा पहले ही बोला था कि आप कोशिश करो कि आपका जो स्कूल है या फिर आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहां पे जो आपको बोर्ड पे लिखाए गए थे और आपने अपनी कॉपी में लिखा था, दैट इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल यू एवर गेट। इससे बेटर सिलेबस और स्टडी मटेरियल कहीं भी नहीं मिलता, आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट ही कुछ नहीं, आपको यही चाहिए, इससे रटो, इसको पढ़ो, इसको समझो,
ये बेस्ट चीज होती है। इसके बाद आपको बाकी सैंपल पेपर हो गए या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो करेंगे, बट आपको पहले आपके नोट्स का एक एक लाइन एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। वो आपको बहुत बेहतर से समझ में भी आएगी और बेस्ट चीज आपके लिए होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट करना है स्टडी प्लान। बेटा बेसिकली इसमें यही है आपको कि आपको कोशिश करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश जो भी आपके पास, कोशिश करो डेली ही इन तीनों को या चारों को टाइम दो। जो टफ है थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, थोड़ा जो आप इजीली कर पा रहे हो उसको कम टाइम दे दो। क्लियर है? उस तरह से स्टडी प्लान बनाओ कि तीनों चारों सब्जेक्ट्स को मुझे डेली ही कवर करना है। ये नहीं कि एक हफ्ते ये पढ़ूंगा, एक हफ्ते वो, एक हफ्ते वो। दैट इज द वर्स्ट टाइम टेबल यू कैन मेक। कोशिश करो कि आप रेगुलरली तीनों चारों सब्जेक्ट्स को कवर करते चले जाओ एग्जाम के दिन तक। ऑब्वियस बात है, जो एग्जाम स्टार्ट होगा तो 2 दिन 3 दिन पहले आप बंद कर दोगे, फिर उसको पढ़ोगे, बट एग्जाम के 2-3 दिन तक आपके डेली ही चारों सब्जेक्ट्स कवर अप होनी चाहिए। क्लियर है? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वही मास्टर्स ऑफ बेसिक्स का मतलब यही है कि जो आपका रिवीजन बोला ना, आपकी जो नोटबुक्स हैं आपकी कोचिंग या स्कूल की, जो भी आपको बेस्ट लगती है, जो अपने साफ सुथरे तरीके से लिख रखी है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। दैट इज द बेस्ट थिंग, उसी को करना है और कुछ नहीं चाहिए आपको करने के लिए जीवन में। उसके बाद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। उस नोट्स को पढ़ोगे तो बोला उस नोट्स में न्यूमेरिकल भी आपको स्कूल वाले ने कराए होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले ने करवाए होते हैं, सब कुछ कवर होता है। न्यूमेरिकल्स एक एक चैप्टर के क्वेश्चन 1-2 न्यूमेरिकल कर लो, बाकी सब देख लो। ये नहीं कि एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन करने बैठ गए, नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल देख लो कि ये वैल्यू डालते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये होता है बस। उसके बाद आपको बस देखना, हाँ कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगने वाला, हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। हर क्वेश्चन के 1-2-3 न्यूमेरिकल कर लो, एक क्वेश्चन का मतलब एक फॉर्मूले में एक क्वेश्चन कर लो, बाकी आप समझ लो कि ये करने वाले हैं। दैट इज इनफ, परफेक्टली इनफ होता है। ओके, सॉल्व सिंपल पेपर, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, रिवाइज रेगुलरली। तो 3 डाउट क्या है, जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए तो जनवरी 15 से आप सिंपल पेपर सॉल्व कर लो 15 दिन तक लगातार। एक बार अगर सिलेबस आप कवर अप कर लेते हो, एनसीईआरटी कर लेते हो, उसके बाद आपको बहुत हार्डली ही किसी एक सिंपल पेपर को करने में मुश्किल से 1 आवर लगता है। आप चाहो तो पूरी पूरी फिजिक्स की जो आपकी सिंपल पेपर आता है ना 20-20 इतना मोटा मोटा, उसको 1 से 2 दिन में कवर अप कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ होता है, आपको पता चलता है हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये आंसर ये है, इसका ये लिखना है। हार्डली हर एक सिमिलर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपने नहीं कवर किए होंगे, जिसमें आपको डाउट होगा, जो आपने अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो पहले आपको अपने एनसीईआरटी को कवर करना पड़ेगा, सिलेबस को, ठीक है। और एनालाइज करने को करो अपने परफॉर्मेंस को। सिंपल लॉजिक ये है कि आप कोशिश करो कि आपकी जो गलतियां हो रही है इसको इंप्रूव कर सको। कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, कहाँ न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो रही है, डेरिवेशन में गड़बड़ कर रहे हो या फिर थ्योरी में गड़बड़ कर रहे हो, मतलब थ्योरी में आंसर सही से लिख नहीं पा रहे पता होते हुए भी स्टेटमेंट्स गलत लिख रहे हो, तो वो एनालाइज करो और उस पर अपने टीचर्स की हेल्प से वर्कआउट करने की कोशिश करो और रिवाइज रेगुलरली। और बेटा साथ में वही कह रहा हूँ कि आगे चैप्टर पढ़ रहे हो बट पीछे वाले के भी क्वेश्चन करते रहो, रिवाइज करते रहो हर चैप्टर को। जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, और पहुंचे कहां तक, रे ऑप्टिक्स तक, तो पीछे वाले चैप्टर को भी कोशिश करो जब दोबारा चैप्टर पढ़ना चालू करते हो तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको एक बार क्विकली ग्लांस मार लो, 5 मिनट में पूरा चैप्टर देख लो, हाँ ये टॉपिक्स है। सिर्फ टॉपिक्स भी अगर देखते हो ना एक बार पढ़ने के बाद, तो आपको पूरी पूरी चीज अंदर इनहेल कर लेते तरह से पूरा समझ में चला आता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ टिप्स हो गए और चैप्टर्स हो गए। बचे हुए चैप्टर्स बेटा आपके पास जो है उनकी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। तब तक आपको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।